हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? बताएंगे एक बार लोग। आप सब लोग क्लास से जुड़ जाएंगे, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे भैया। और मैंने आपको पढ़ाने शुरू किए थे भैया संगठन। संगठन में मैं आपको पढ़ा रहा था धार्मिक सुधार आंदोलन, कि हमारा धार्मिक सुधार कैसे हुआ। मतलब हमारे समाज में, हम लोगों में क्या थी, देश में बड़ी बुराइयां कुरीतियां व्याप्त थी। सती प्रथा, विधवा विवाह, विधवा को हम लोग हे दृष्टि से देखते थे, निम्न दृष्टि से। सती होना पड़ता था औरत को अपने पति की मृत्यु के बाद। तो ये हमने किन धार्मिक सुधारों के द्वारा हमने बुराइयों को दूर किया, हम उन संगठनों के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें कल मैंने आपको पढ़ाया था राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में। और क्या उनके वक्तव्य थे, क्या वो चाहते थे, कैसे उन्होंने काम किया सुधार के लिए। ऐसे ही बाकी संस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है कि ये देश के लिए काम करने वाली संस्थाएं थी। तो जैसे अभी पढ़ने जा रहे हैं हम प्रार्थना समाज 1867, संस्थापक कौन है। और इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या था। हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी और संस्थापक कौन थे। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। क्या बोलोगे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। लेकिन आपको पता होना चाहिए इनका उद्देश्य क्या था। याद रख लेना। मदद जो इसमें की थी, मदद की थी महादेव गोविंद रानाडे ने, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और केसी सेन। केसी सेन मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। पूरा नाम बताओ, केसी सेन का पूरा नाम क्या है? तो ये संस्थापक थे प्रार्थना समाज के 1867 में। कब? 1867। ठीक है। प्रार्थना समाज का क्या काम था? प्रार्थना समाज जो था ये भी एक ईश्वरवाद के ऊपर ही काम कर रहा था। मतलब ईश्वर की सत्ता के ऊपर ये लोगों को जागरूक कर रहे थे। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उस टाइम तक जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में आने लग गए थे बहुत ज्यादा मात्रा में। और ईसाई लोग क्या कर रहे थे? ये कन्वर्ट कर रहे थे हिंदुओं को, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे। ईसाई मिशनरी तो मैंने बताया था अकबर के टाइम से ही। रॉल्फिच स्टेफन्स जो थॉमस था 1579, रॉल्फिच 1583, ये लोग आ चुके थे। तो उसके बाद ईसाई मिशनरी आए। मिशनरी का क्या मतलब होता है? धर्म प्रचारक। तो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, हिंदुओं को अपनी तरफ पैसे का प्रलोभन दे करके, उनको मतलब कमियां बता करके, गलत तरीके से उनको कहते हैं कि धर्मांतरण के लिए मजबूर करने लग गए। तो ये संस्था का सबसे ज्यादा काम कर रही थी। इनके सामने सबसे बड़ा इशू था कि जो धर्मांतरण हो रहा है इसको रोकना है। तो जो अपने लोग हैं उनको ये बताना है कि ईश्वर क्या है। तो उसके लिए इस संस्था ने सबसे अच्छा काम किया था। क्या बोलेंगे? क्या नाम है संस्था का? प्रार्थना समाज। ठीक है। प्रार्थना समाज के बाद में आपको बंगाल का याद रख लेना, यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन ये बड़े मतलब इनसे प्रश्न बनते हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यंग बंग आंदोलन पूछ लेता कब से कब तक चला? 1826 से 1831 तक चला था यंग बंग आंदोलन। बहुत बढ़िया। यंग बंग आंदोलन चला था आपका 1826 से 1831। किसने चलाया था? ये व्यक्ति का नाम था हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो। अच्छा बताओ, जो मैंने बताया था आपको हिंदू विश्वविद्यालय बना था, क्या बना था? हिंदू कॉलेज बना था। वो हिंदू कॉलेज किस वर्ष बना था? फटाफट से बताएंगे। हिंदू कॉलेज किस वर्ष बना था और किसने बनाया था? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, याद होगा तो आपको। डेविड हेयर ने बनाया था। प्रयास किसके थे? राजा राम मोहन राय के। तो ये जो हेनरी डेविड डेरिजियो है, सॉरी, हेनरी विवियन डेरिजियो, ये क्या था? ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर था। हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर। भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट कि ये जो प्रोफेसर बन गया था 17 वर्ष की आयु में बन गया था। और इसने कैसे समझो खलल पलल मचा दी थी बंगाल में। तो यंग बंग आंदोलन कहा जाता है। इसने बोला था बंगाल में जितनी भी कुरीतियां हैं ये सब खत्म होनी चाहिए।
एक लड़का 17 साल का प्रोफेसर बन करके ये डिसीजन लेता है, हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, इसने क्या चलाया? यंग बंग आंदोलन। तो कई बार पूछा जाता है यंग बंग आंदोलन कब चला? ये 1826 से 31 चला। और ये जो डेरिजियो है ना, अगर आप इसको देखोगे, ये कुल मतलब बहुत 1831 में इसकी मौत हो गई थी, अल्पायु में ही मर गया। 1809 से 31, 26 वर्ष में तो मौत हो गई थी इसकी। 26 वर्ष का तो ये मर गया था, 26 वर्ष में तो इसकी मौत हो गई थी। मतलब समझ रहे हो, मुझसे भी छोटा था, मेरी भी उम्र इससे ज्यादा है। इतनी उम्र में तो ये मर गया। और इसको याद किया जा रहा है किस बात के लिए? कि इसने यंग बंग आंदोलन चलाया। कहां? बंगाल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेविड हेयर, सब लोगों का आंसर एकदम ठीक आ रहा है, 1817 में। यंग बंग आंदोलन कभी नहीं भूलना है। क्या था? जो क्रूतियां फैली हुई थी, तो याद रख लेना किसके लिए था? पुराने रीति रिवाज जो थे, पुराने गलत रीति रिवाज, अच्छे नहीं, पुराने गलत रीति रिवाजों के विरोध में, रीति रिवाजों के विरोध में, रीति रिवाजों के विरोध में चला था ये यंग बंग आंदोलन। भूलोगे तो नहीं, भूलने वाली चीज है नहीं जो भूल जाओ। चलो भाई, फिर हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ये बच्चे, इनके बारे में देखो, ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशली आपको कहीं टॉपिक मिलेगा, किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं इनको पढ़ाना जरूरी समझता हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को जानना चाहिए। इन लोगों के बारे में हम नाम सुनते हैं, कौन है, क्या काम किया था। बहुत बढ़िया। चलो भाई, यहां कोई दिक्कत? गुरुजी कैसे मर गया था? हत्या नहीं हुई है, हैजा से मौत हुई थी इसकी, विवियन डेरिजियो की। हैजा से मरा था भैया, हैजा से। छोड़ो, मरने पर बड़ा ध्यान देते हो, कौन कैसे मरा था है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है? एक ब्राह्मण थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद क्या है? एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों के खिलाफ ही लड़ेंगे। क्यों? देखो, दो तरह के ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानता है, ज्ञानी है। तो एक तो वो है जो पूरी दुनिया को इस दृष्टि से देखे कि ये ज्ञान सबके लिए, और इस ज्ञान पर सबका हक है। एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिसको घमंड हो जाता है अपने ऊपर, और वो ये समझ बैठता है कि शिक्षा पर सिर्फ उसका अधिकार है ना? तो दो तरह के ब्राह्मण। तो ये भी एक ब्राह्मण, ऐसे ही ब्राह्मण थे। ध्यान से देखना कैसे ब्राह्मण थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये थे, संस्कृत जो कॉलेज था बंगाल में, संस्कृत कॉलेज के अध्यापक थे, अध्यापक थे। अध्यापक क्या, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल लिखें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि प्रधानाचार्य हो गए थे जब ये एक्टिव हुए। संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम इनका विद्यासागर नहीं है भैया, नाम इनका मूल नाम विद्यासागर नहीं था। इनका तो मूल नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। लेकिन इतना ज्ञान की उपाधि मिल गई विद्यासागर की। लोग बोलने लग गए इनको क्या? विद्यासागर। और ये विद्यासागर की उपाधि कहां से मिली इनको? ये मिली थी इनको संस्कृत कॉलेज से। क्या मिली इनको? संस्कृत कॉलेज से ये उपाधि मिली थी। तो लिख लेना, संस्कृत कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि मिली थी। विद्यासागर की उपाधि मिली। असली नाम क्या है? असली नाम कहीं किनारे पर नोट कर लेना, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय थे। तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय थे। तो इन्होंने संघर्ष किया, ये लड़े किस बात के लिए? तो ये जो संस्कृत कॉलेज था, इस संस्कृत कॉलेज में ब्राह्मण समझते थे कि जो शिक्षा है उस पर हमारा एक अधिकार है। ये सोच तो भाई गलत है। मान के चलिए मैं भी ब्राह्मण हूं और मैं ये सोचने लग जाऊं कि भाई शिक्षा पर तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, तो ये क्या हो गया? मैं गलत हो गया। मैं क्या हो गया? वहां पर गलत हो गया। तो संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, किस चीज के लिए लड़ते हैं? जब बात करते हैं
संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण समझते थे अपना एकाधिकार। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार जो था, मोनोपोली थी ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ। ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ बहुत से लोगों को भैया इस दंभ के चलते हुए शिक्षा से वंचित रखा गया। आपने देखा होगा गुरुकुल जो होते थे, वहां गुरुकुलों में शुरुआत में क्या किया गया, बहुत सी जातियों को इन लोगों ने अपने आप ही निम्न मान करके पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। जो जाति पढ़ नहीं पाई तो वो जाति फिर विकसित कैसे हो पाती, विकसित ना हो पाई तो आरक्षण देना पड़ा। कैसे गलत था, क्योंकि मौका नहीं दिया गया। बराबर का जो मौका सबको मिलना चाहिए था, जो संभाव होना चाहिए था, वो नहीं मिला। यहां देखेंगे ध्यान से। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में क्या आया था, विधवा विवाह पुनर्, क्या बोलोगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्या बोलोगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। किसके टाइम पर आया था ये भैया बताना। ड्राफ्ट नहीं पूछ रहा हूं, दोनों चीजें बताना। ड्राफ्ट किसके टाइम पर बना था, मसौदा पूरा किसके टाइम पर तैयार हुआ, और इस समय कौन था आपका गवर्नर जनरल। सारे प्यारे दोस्त एक बार आंसर करेंगे तो मजा आएगा फिर कि हाँ भाई आप लोग जान चुके हैं इसको बहुत अच्छे से। तो इसके लिए लड़ाई किसने लड़ी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़ी थी। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों के चलते हुए ये विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने भैया बाल विवाह के लिए कार्य किए। कहते हैं कि बाल विवाह के लिए जो काम हुए, के लिए कार्य किए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य किए। कई स्कूल इन्होंने स्थापित किए थे, छोटे स्कूल। बालिकाओं की शिक्षा के लिए, गर्ल्स एजुकेशन पर जोर दिया इन्होंने, शिक्षा के लिए कई स्कूल स्थापित किए, कई स्कूल स्थापित किए। चलो क्या बोलोगे, यहां तक कोई दिक्कत। तो मैंने बोला कि जो बच्चों कम उम्र में शादी कर दी जाती थी उसके लिए इन्होंने कार्य किए। उसके बाद जो लड़कियों की एजुकेशन के लिए था उसके लिए इन्होंने स्कूल बसाए। तो बच्चे कहते हैं इन्हीं के प्रयासों की वजह से बाद में एक आया था नेटिव मैरिज एक्ट। क्या आया था, नेटिव मैरिज एक्ट। और नेटिव मैरिज एक्ट इन्हीं के प्रयासों के चलते हुए बाद में आया था 1872 में। तीनों एक्ट समझना। 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट आया, नेटिव मैरिज एक्ट में कहा गया कि जो लड़की है, लड़की की उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष। इससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए। प्रावधान बना, पालन होना शुरू हुआ, सजा का प्रावधान हुआ। तो देखो आज भी है, लेकिन लोग तो आज भी कम उम्र में करते हैं शादी। तो कई बार कार्रवाई होती है, लेकिन जब कई बार कार्रवाई नहीं होती है, जब कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा तो कार्रवाई क्या होगी। हमारे यहाँ है एक पड़ोस में, हमारे गांव के बराबर में एक गांव है महे पे, वहाँ शर्मा जी हैं एक, पुलिस लेकर पहुंच जाते हैं जैसे उन्हें पता चलता है कोई खबर दे दो कि वे कम उम्र में लड़की की शादी कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, तुरंत पहुंच जाएंगे। लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, मां नाम की संस्था चलाते हैं। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट, लड़की की उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष, नेटिव मैरिज एक्ट में कहा गया। और इसी के चलते हुए बाद में आया था भैया शारदा अधिनियम। फिर सुधार होते रहे, मतलब शारदा अधिनियम इसी की देन है। शारदा अधिनियम में क्या कहा गया, 14 और 18 उम्र सीमा। लड़कियों की जो उम्र सीमा थी वो 14, और जो लड़कों की उम्र सीमा मिनिमम 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, 18 साल का मिनिमम उसको होना चाहिए। बाद में आया था आपका हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें और सुधार किए गए। हिंदू विवाह अधिनियम ये कब आया, 1978 में आया था, समझ रहे हो।
और शारदा अधिनियम है 1929 का, 1929। हरविलास शारदा थे, हरविलास शारदा जो थे उनके प्रयासों से हरविलास शारदा ने लड़ाई लड़ी थी कि भाई लड़कों की भी उम्र सीमा पक्की करो, लड़कियों की तो हो गई। हिंदू विवाह अधिनियम आया 1978 में, भारत सरकार द्वारा लाया गया। इसमें कर दी गई उम्र 18 और 21, यानी लड़कियों के लिए 18 और लड़कों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अभी क्या होने वाला है, तो अभी प्रोबेबली मतलब आपका विधेयक तो ला भी चुके हैं, अब लड़कियों की उम्र सीमा कितनी करने जा रहे हैं, अब लड़कियों की भी 21 साल हो जाएगी, और बड़ा जबरदस्त कदम होगा ये। इसके द्वारा क्या होगा, लड़कियों को शादी के लिए बहुत जल्दी बाध्य नहीं किया जाएगा, उनकी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, है ना। और जो दरअसल में अपनी बच्चियों को, बहनों को पढ़ाता तो वो पढ़ाता ही है। बहुत से बड़े दम्भी, बड़े नालायक लोग हैं, उन्हें लगता है कि लड़की को ज़्यादा मत पढ़ाओ, लड़की भाग जाएगी। अरे जो भागती है वो तो मतलब अनपढ़ की क्या गारंटी, अनपढ़ भी तो भाग सकती है, ये भी कोई बात है। चलो, तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया, इन सब के लिए किसने लड़ाई लड़ी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़ाई लड़ी थी, है ना। बालिकाओं के लिए अब याद रख लेना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुपत्नी व्यवस्था का विरोध किया था। पॉलीगैमी, बहुपत्नी प्रथा, एक से ज्यादा पत्नियां, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। और आप कभी, जब आपको समय होगा या आगे आप कभी जैसे आज कांस्टेबल हो जाएंगे और भविष्य में आप यूपी सब इंस्पेक्टर का जब एग्जाम दोगे तो आप पढ़ोगे लॉ को, बेसिक लॉ वहाँ परीक्षा आती है, तो बेसिक लॉ में आप जानोगे कि हिंदू धर्म में क्या है। अब बहुपत्नी मतलब कि आप एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते हो, जब तक पहली पत्नी जीवित है ना, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हो, तलाक हो जाएगा, सेपरेट हो जाओगे, या पहली पत्नी मंजूरी दे देगी, ठीक है रख लो दूसरी वाली को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब ओके। चलो आगे चलेंगे भैया। नेक्स्ट, तो बहुपत्नी प्रथा का विरोध किसने किया, यह किया गया किसके द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा किया गया। एक अगला लिखेंगे नाम, ज्योतिबा फूले, लिखो क्या बोलोगे, ज्योतिराव, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, गोविंदराव फूले, ज्योतिबा फूले के नाम से जानते हैं इनको हम, महात्मा फूले के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो ये दरअसल में माली जाति में पैदा हुए थे, और माली जाति में पैदा होने के बाद इन्होंने भी वही लड़ाई लड़ी जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़ी थी। क्या सर जी, मेरा आपसे एक सवाल है, सोते समय भी हमारे दिमाग में पढ़ाई की बातें चलती हैं, सही है या गलत। सपने में बच्चे, सोते समय का तुम्हें क्या पता, और सपना तो हमारी जुड़ी हुई घटनाओं से ही आता है, तो आप अच्छा पढ़ते होंगे तो सपने आते होंगे पढ़ाई की, अच्छी बात है, गलत नहीं है। चलो भी, इन्होंने कौन सा संगठन स्थापित किया था, तो संगठन याद रख लेना, सत्य शोधक समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र का संगठन है। सत्य शोधक समाज 1873, 1873, कहां, महाराष्ट्र में। सत्य शोधक समाज की जितनी भी लड़ाई थी वो थी किसके लिए, जो जातीय भेदभाव था, किसके लिए, जातीय भेदभाव के लिए, जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया, क्योंकि खुद इन्होंने चीजें फेस की, एक माली जाति से थे, तो फूले इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया, फूलों का इनका व्यापार था। फिर बात आती है कि इनको ज्योतिराव गोविंदराव फूले को हम लोग महात्मा फूले के नाम से जानते हैं, किस नाम से, तो महात्मा फूले, यानी महात्मा इनकी उपाधि है, जैसे महात्मा गांधी जी की है। महात्मा, महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र की ही एक स्थानीय सभा ने दी, स्थानीय सभा ने दी।
कौन सी उपाधि? महात्मा की उपाधि किसने दी? महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा ने दी, और ये उपाधि मिली थी, इनको याद रख लेना, 1888 में। 1888 में इनको ये उपाधि मिल गई। इनको प्रतीक माना जाता है भैया, कि राजा बाली को ये मानते थे, इनके प्रतीक थे राजा बाली। इन्होंने बुक लिखी थी इस जाति व्यवस्था के ऊपर। इनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम भी जरूर याद रख लेना है आपको। इनकी पत्नी का नाम है सावित्री बाई फूले, जिनको इन्होंने स्वयं पढ़ाया था, कोई कहीं कॉलेज नहीं, एजुकेशन नहीं, सावित्री बाई फूले। और इनका अध्ययन कराया था किन्होंने? ज्योतिबा फूले जी ने। और इतना अच्छा अध्ययन कराया कि भारत की क्या बोलोगे? भारत की पहली महिला अध्यापिका बनने का श्रेय है। भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन बनी? पहली महिला अध्यापिका इनकी पत्नी बन गई। दोनों ने मिलकर संघर्ष किया था जातीय भेदभाव के लिए। किस पुस्तक? बहुत चर्चित है बच्चे, संस्था भी इनकी, इनकी पत्नी का नाम भी, इनकी बुक का नाम भी। कोई दिक्कत? फिर आता है आपका एक संगठन, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज हो गए आपके। तो मैं अभी आपको धार्मिक सुधार संतुलन बता रहा था ना, संस्थाएं। एक संस्था है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, शायद इसका नाम आप में से अधिकतर बच्चों ने सुना होगा कि इसका गठन कब हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ था 1905 में, 1905 में। और किसके द्वारा हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। कौन है ये? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, लिख लेना, गोपाल कृष्ण गोखले। और किसकी मदद से? अपने गुरु, इनके गुरु थे। किसने किया? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसकी मदद से? महादेव गोविंद रोनाडे की हेल्प से। तो वो इतनी जरूरी बात नहीं है कि आप उसको नोट करें। लेकिन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का टारगेट क्या था? मैंने बताया था पहले संगठन हुआ, प्रार्थना समाज ने भी कोशिश की थी कि जो ईसाई मिशनरी कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना समाज इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था। कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों के खिलाफ लोगों, जो ईसाई मिशनरी लोगों को बरगला रहे थे और ईसाई बनाने पर उनको तुले हुए थे, कन्वर्ट कर रहे थे, तो उन लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हुआ, कहते सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने काफ़ी हद तक काबू पाया। लोगों तक ये सबसे ज़्यादा जुड़े, लोगों तक सबसे ज़्यादा जुड़े। तो किसके खिलाफ थे ये लोग? ये भी थे आपके ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन चलाया। क्या चलाया था? स्वाधीनता आंदोलन। याद भी रखोगे ये बात जो मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा, या सिर्फ नाम और वर्ष याद रखोगे? ऐसा मत करना, जानते रहना, है ना। क्या क्या संगठन, ये क्या काम करता था। बहुत बढ़िया। चलो आगे चले भैया, आगे चलें। यहां तक नोट कर चुके हो? ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कौन सा संगठन कामयाब हुआ था? काफी हद तक द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हुआ था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की एक विशेष बात है कि गांधी जी आएंगे ना जब 1915 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले की मौत हो जाएगी। याद रख लेना, 1915 में गोखले जी की मौत के बाद में मृत्यु के बाद इस संगठन को
श्रीनिवास शास्त्री ने चलाया था? अब नेतृत्व किसके हाथ में आ गया था? श्रीनिवास शास्त्री जी के हाथ में। कह सकते हैं 1905 से लेकर के 1915 तक एक बेहतरीन काम किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। चलो गुरुजी देखो, एक गुड़िया ने बहुत अच्छा लिखा है, गुड़िया है या भैया है, गौरव आर्या। गौरव आर्या ने कहा है जी, गुरुजी जब लिख दिया भारत की पहली महिला अध्यापिका, तो क्या महिला लिखने की आवश्यकता थी? बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। हम लिख सकते हैं भारत की पहली अध्यापिका। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इका महिला को दर्शाता है। बहुत गजब, बहुत शानदार, ऐसे ही बताते रहे करो तो। वेरी गुड। ईसाई और क्रिश्चियन एक ही होते हैं। मैंने बताया ना बच्चे आपको, वही ईसाई है। और लेकिन ऐसे उनके अंदर भी शाखाएं, कल मैंने बोला था आपसे, प्रोटेस्टेंट, टेस्टामेंट। बाबा साहेब के बारे में पढ़ा दो कुछ प्लीज। मुकुल कुमार जी जरूर पढ़ाएंगे, उनका संघर्ष है अपना एक, जरूर अवगत कराऊंगा मैं जब उनका समय आएगा, है ना। सारे सत्याग्रह बताऊंगा, उन्होंने क्या संघर्ष किया था, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। इस संगठन को श्रीनिवास शास्त्री ने चलाया था, ठीक है। अब आ जाओ भैया, स्वाधीनता आंदोलन के लिखना। ये तो धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था। स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष, स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष, शुरुआती वर्ष। अभी तो चल रहा था धर्म को सुधारने के लिए आंदोलन, तो काफी हद तक आपने देखा विधवा विवाह पर रोक लगी, सती प्रथा पर रोक लगी, बाल विवाह पर भी रोक लगी, काफी स्तर तक, कंप्लीटली नहीं लेकिन परिवर्तन आया। तो कामयाब हुए। कहते हैं ना, मुहिम को चलाते हैं किसी को तो कामयाबी तभी मिलती है, बैठे हुए सोचते हैं तब नहीं मिलती है, करना पड़ता है। तो स्वाधीन मतलब हम अपने खुद के अधीन स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन जितने भी चले, वो उनकी शुरुआत कहां से हुई? तो यह इनकी शुरुआत हुई थी बंग भाषा प्रकाशक। शॉर्ट में लिखना बच्चे इन चीजों को, क्योंकि यहां से एक तो प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। बंग भाषा प्रकाशक संस्था, 1936। क्या बोलोगे? सॉरी 19 बोलो, 1836। कहां चली बनी थी ये संस्था? बंगाल में। यह है बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन। कोई आपसे पूछे बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, क्यों बना था, यह भी बताऊंगा। तो ये सब अंग्रेजी शासन के खिलाफ होंगे। स्वाधीन मतलब हम अधीन किसके थे? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों से जितने संगठनों ने लड़ाई लड़ी, अभी तक धार्मिक सुधार के लिए लड़ रहे थे, अब ये संगठन लड़ेंगे अंग्रेजों से उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ। तो बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा हुआ? पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन, तो ये कौन सा? आपका बंग भाषा प्रकाशक संस्था। किस चीज के खिलाफ लड़ रही थी? जो एडमिनिस्ट्रेशन था अंग्रेजों का, प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ संगठन बना था। क्या काम किया था? सिर्फ बना था, कोई बहुत मजबूत काम इसने नहीं किया, कोई मजबूत काम इन्होंने नहीं किया। तो इसको बोलते हैं बंगाल का पहला मांग उठाने के लिए बना संगठन। लेकिन इसके साथ ही एक संगठन बना, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या बोलोगे? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। बच्चे जो मैं बोलता हूं ना उसको अपने शब्दों में प्रिसाइज, संक्षिप्त करके लिख लिया करो आप लोग। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1837। ये कौन है? ये संगठन क्यों बनता है? बंगाल में ही बना ये भी, लेकिन ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन है। ये क्या है? ये भारत का पहला
भारत का पहला राजनीतिक संगठन है। क्यों बना था? जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। अंग्रेजी जो अंग्रेज थे ना, वो जमींदारों पर आपने देखा था जो एक्ट लेकर के आए, कई एक्ट, जैसे मान के चलो कार्नवालिस का ही आप मान लो, स्थायी बंदोबस्त 1793। तो उसमें क्या किया गया? जमींदारों के हितों को, जमींदारों को कितना कर दिया था? 10%। कितना कर दिया था? उसमें जो टैक्स था 10% तो इनका हो गया, और कंपनी को कितना जाता था? 90%। तो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बना था। और उस समय के सबसे बड़े जमींदार जो थे बंगाल के, उस समय के सबसे बड़े जमींदार कौन थे? संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना है? उनके दादा द्वारिका नाथ टैगोर। हल्के फुल्के आदमी नहीं है बेटा ये। द्वारिका नाथ टैगोर जमींदार थे बंगाल के, बड़े जमींदार, सबसे बड़े जमींदार थे। तो इनके द्वारा बनाया गया, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। बहुत बड़ा घराना था ये, हिंदुस्तान के बड़े घरानों में नाम था इनका। इंदिरा गांधी जैसी देश के प्रधानमंत्री इनके घर में पली बढ़ी है। तो पूरे देश में ये एक समय माहौल था कि जो बड़े बड़े घराने थे ना, उनके बच्चे वो सोचते थे कि शिक्षा अगर कहीं स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी इनके घर में। इतना आदर्शवादी परिवार इनका था, इतना ज्ञानी परिवार इनका था, है ना। लैंड होल्डर सोसाइटी 1837, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। संस्थापक हैं द्वारिका नाथ टैगोर। कौन? द्वारिका नाथ टैगोर। किसके लिए बना? जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बना। कब बना? ये बना था 1837 में। और कहाँ बना था? कलकत्ता में। बंगाल के संगठन है भैया, क्योंकि अंग्रेजी अत्याचार सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? बंगाल में। सबसे शुरुआती अंग्रेजों की कहाँ से है? क्योंकि उनका कामयाब कहाँ हुए थे? वो प्लासी, बक्सर, वो वाला क्षेत्र उन्होंने, मैंने बताया था ना, 1757 1764 में उन्होंने अपने अधीन किया था। चलो भाई, तो लैंड होल्डर सोसाइटी किसने बनाया? क्या काम था? 1837 में बना। ठीक है। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। क्या बोलोगे? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। 1843। इसके तो एक अंग्रेज ही अध्यक्ष थे, थॉमसन। कौन थे? थॉमसन इसका अध्यक्ष था। लेकिन इसमें एक चाल थी। ये लोगों को मतलब कैसे इंप्रेस करना चाह रहे थे? ये इंप्रेस करना चाह रहे थे कि भाई जमींदार अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो बाकी वर्गों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी लोग भी तो हैं, बाकी छोटे किसान भी तो हैं। तो इन्होंने संगठन को बनाया कि जमींदारों के खिलाफ जो अन्य वर्ग थे उनके हितों की सुरक्षा के लिए। भाई ऐसे छोटे छोटे भी तो थे जिनको जमींदारों से दिक्कत थी, तो ये संगठन उनके लिए काम करने लग गया। थॉमसन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। तो याद रख लेना, जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा के लिए। जमींदारों के खिलाफ लोग थे, उनके हितों की सुरक्षा के खिलाफ लोगों की हितों की रक्षा के लिए, ताकि इनका वाला आंदोलन ये फीका पड़ जाए। रक्षा के लिए, है ना। क्या बोलेंगे? चलो, क्या पूछ रहे हैं सर जी? बोलो फटाफट से। यार मैंने तुम्हें हिंदी क्यों क्यों पढ़ाई? मैंने तुम्हें हिंदी, आई फील सो सैड। देखो, एक बच्चा कह रहा गुरुजी यहां प्रशासन में इक लगेगा तो प्रशासनिक नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा भैया, बिल्कुल आएगा। अब मेरी क्लास में बनता भी है, जब मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं तो मेरी गलती है। लेकिन दरअसल में जब हम इतिहास जैसे विषय में होते हैं ना, तो हम इतना वर्तनी का ध्यान दे नहीं पाते हैं,
है ना। और हिंदी क्लास में विशेष ध्यान जाता है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यू आर ग्रेट। जैसे अगर हम देखें तो भैया द्वारका भी गलत लिखा हुआ है फिर तो, है, द्वारका भी तो ऐसे लिखा जाता है, द्वारका, द्वारका नाथ टैगोर नहीं, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बहुत गजब। बंगाल ब्रिटिश, तो तुम बाकी टीचर्स का क्या करते होगे? भाई, तो तुम तो उन्हें कमी बताते रहते होगे, फिर चलो मुझे पता चल जाएगी वर्तनी की अशुद्धि यहाँ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843, फिर आया एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इनके बच्चे वर्ष याद कर लो आप लोग, है ना। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले संगठन थे। अब अगर देखते हैं हम ध्यान से, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इतना ध्यान मत दो, है ना। इतना ध्यान दोगे तो फिर तो चल रही बात। तो ये क्या बोलोगे, 1851 का संगठन है, और इसी संगठन को हम जानते हैं भारत वर्षीय सभा के नाम से, भारतवर्षीय सभा के नाम से जानते हैं, लिख लेना, भारतवर्षीय सभा के नाम से जाना जाता है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे दादा भाई नेहरू। कौन है फाउंडर? संस्थापक हैं दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू पारसी समुदाय से संबंध रखते थे, बड़ा प्रभाव रहा था इनका कांग्रेस में। गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नेहरू, है ना। कांग्रेस का भी तो गठन होगा 1885 में। तो आप देखोगे ये जो संगठन चल रहे हैं 1885 तक, ये सब चलते रहेंगे। किसके लिए? ये एक वर्ग विशेष के हित के लिए, जमींदारी वर्ग के लिए, छात्र वर्ग के लिए। लेकिन 1885 में क्या आ जाएंगे आपके, 1885 में क्या आ जाएंगे, अखिल भारतीय, पूरे भारत के लिए सोचने वाले, स्वाधीनता के लिए सोचने वाले, कंप्लीटली 1885 में, जिसमें पहला संगठन कांग्रेस ही होगा। तो संस्थापक दादा भाई नेहरू, संस्थापक कौन है? दादा भाई नेहरू। 1851 में इसको भारतवर्षीय। ये लोग ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे। जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के दौरान एक पत्र निकलता था, हिंदू पैट्रियट। क्या बोलोगे? हिंदू पैट्रियट। पैट्रियट शब्द अंग्रेजी का शब्द है, इसका अर्थ होता है देशभक्त। क्या अर्थ होता है? देशभक्त, जिसका अर्थ होता है। बहुत बढ़िया, देखेंगे ध्यान से क्या लिख रहे हैं। नहीं बच्चे, रोहित पटेल जी नहीं, गलत लिख रहे हैं आप। हिंदू पैट्राइट। तो हिंदू पैट्राइट ये एक अखबार था, और ये अखबार किसका था? हरीश चंद्र मुखर्जी का। बड़ा इंपॉर्टेंट अखबार है, हरीश चंद्र मुखर्जी, इनके द्वारा इस पत्र को लाया गया, और इसमें ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती थी। ब्रिटिश सरकार की आलोचना, ब्रिटिश सरकार की कमियां इसमें लिखी गई। जैसे 1860 में मैंने बताया था आयकर अधिनियम आया था आपका कैनिंग के टाइम पर। जैसे मैंने आपको बताया था बंगाल में अकाल पड़ा था आपका, तो अकाल बना तो अकाल आयोग भी बना। तो बहुत सारे, मतलब ऐसे जो बंगाल में कुछ भी होता रहा, जैसे अकाल तो बाद में आया, लेकिन 1860 में क्या था? 1860 में जो इनकम टैक्स की बुराइयां की गई, इन्होंने अंग्रेजी शासन की बुराइयां की। तो ये उस समय का क्रांतिकारी आपका पत्र हुआ करता था, हिंदू पैट्राइट। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के द्वारा ही ये जारी किया गया। व्यक्ति विशेष कौन है? वो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी। ऐसा ही एक संगठन बनता है आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये कब बना जाती? आपका 1853 में। 1853 में, 1853 और 1852। इसे देखना बच्चे, एक बार आप लोग सर्च करो इसे, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 या 1853, देखना रजनी से एक बार। 1853 या 1852, कोई एक है शायद, या तो 2 है या 3 है। 2 मैक्सिमम, शायद 2 ही है। देखो एक बार सर्च करो, मद्रास नेटिव एसोसिएशन
ये किसके द्वारा चलाया गया? गुजुल लक्ष्मी के द्वारा। क्या बोलोगे? गुजुल लक्ष्मी द्वारा चलाया गया संगठन है। इसके द्वारा? गुजुल लक्ष्मी द्वारा चलाया गया संगठन है। और यह संगठन कहाँ था? मद्रास, यानी चेन्नई में चलाया गया संगठन था। ऐसा ही एक संगठन चला, तो ये मद्रास के लोगों के लिए, हितों के लिए, मद्रास के जमींदारों को, जमींदारी हित के लिए बहुत थे। ऐसा ही चला 1866 का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बच्चा ऐसा चेक करना जरूर, मुझे बताना इसके बारे में थोड़ा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन बनता है दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। ये इतने प्रमुख संगठन नहीं है, लेकिन आप इनको नोट जरूर कर लें। दादा भाई नेहरूजी के द्वारा बनाया गया 1866। जैसे 1870 में पूना में भी एक संगठन बना था, पूना सार्वजनिक सभा। मतलब इसके लिए इन्होंने 1867 के करीब से जब प्रार्थना समाज बना था ना, तब से इसकी जमीन होनी तैयार शुरू हुई थी, लेकिन 1870 में कंप्लीट भी बनवाई है आपका पूना सार्वजनिक सभा। 1852 या 53? क्या है भाई? 52। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1870 देखो एक एडवांस बन के आया, कह रहा लक्ष्मी गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे इसमें? पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी। किसने बनाई थी भैया? ये थी आपके एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, है ना। और महादेव गोविंद रानाडे को ही हम बोलते हैं महाराष्ट्र का सुकरात, क्योंकि पूना क्या है? महाराष्ट्र में। तो वहां धार्मिक सुधार और वहां के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आर्टिकल सबसे ज्यादा लिखे थे महादेव गोविंद रानाडे ने। काम भी किया था, इसीलिए इनको बोलते हैं महाराष्ट्र का सुकरात, एमएच का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। कहां का? महाराष्ट्र का एक संगठन है। बहुत बढ़िया। बेटा मनदीप कुमार, तुम्हें कब बदलाव आएगा? सर जी मुझे ब्लॉक कर रखा है, क्या प्लीज बता दो। बेटा पूरी क्लास में ऐसा प्रश्न 15-20 बच्चे पूछते हैं, सोचो मैं सबके जवाब देने लग जाऊं क्या? गलत बात है ना, सोचो खुद ही। ऐसा क्यों लिखते हो? लोकेंद्र, शिवांगी यादव जी कह रही है 1852 है, प्रदीप जायसवाल जी कह रहे हैं 1852। ठीक है, तो फिर 1852 इसको सब कर लेना, 53 वाले भी इसको एडिट करके क्या कर लेना? 52 कर लेना। बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात हम कर रहे थे भैया। और महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? अच्छा, एक उपनाम और आता है, दयानंद सरस्वती जी को किस नाम से जाना जाता है? बताओ, दयानंद सरस्वती जी को किस नाम से जाना चाहता है? बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत? राधाकांत देव बच्चे सहायक थे, उसमें सहयोगी थे राधाकांत देव, संस्थापक नहीं है। यहां आते हैं, फिर ऐसे ही आया आपका एक संगठन 1875 में कलकत्ता में। क्या बोलेंगे उसको? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन कब बना था? 1875 में। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। छात्रों के लिए बनाया गया था। मतलब छात्रों को संगठित कर रहे थे लोग, किसके लिए? स्वाधीनता आंदोलन के लिए। भैया हमें लड़ना होगा, छात्रों को एकजुट रहना होगा, तो 1875 का संगठन है। इंडिया लीग भी बोलते हैं, इंडिया लीग। इंडिया लीग 1875 किसका है? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष ने बनाया था इंडिया लीग को 1875 में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय छात्रों को जो जागरूक करने का काम किया, सबसे ज्यादा छात्रों को स्वाधीनता आंदोलन, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए जो जोड़ा,
वो जोड़ा था आपका आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी ने। तो मैं कह सकता हूं इंडिया लीग का जो नेतृत्व किया था, जो लीडरशिप थी, वो किसके हाथ में थी? नेतृत्व कर रहे थे इसका कौन कौन? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कोई दिक्कत? मूल शंकर तो बच्चे उपनाम है उनका, मूल शंकर तो उपनाम है। मूल शंकर के नाम से थोड़ी जानेंगे, मूल शंकर तो उनका उपनाम था। चलो, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। इंडियन लीग, हाँ, वर्तनी का ध्यान सिर्फ हिंदी क्लास में दिया करो तुम। चलो, भारत के मार्टिन लूथर कहा जाता है, बहुत अच्छा लिखा है चंद्रशेखर जी ने, एकदम ठीक उत्तर दिया है। हाँ, मनदीप कुमार जी, बिल्कुल। कमेंट बेटा मैं सबके नहीं पढ़ सकता हूँ, ऐसे मत लिखा करो ना जी मैं ब्लॉग हूँ नहीं ब्लॉग हूँ। किसी ने पता लोग क्या कहते हैं, सुनना मेरी एक छोटी सी बात को, बहुत ज़रूरी है, टॉपिक के बीच में ही बताता हूँ, 30 सेकंड की बात है। लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है यूपी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहा है ना ये बच्चा, ये कम उम्र का कम समझदार बच्चा है, ये राय है। लेकिन मेरा मानना पता है क्या है? मेरा मानना ये है कि एज के साथ में बदलाव आता है, ये स्वाभाविक बात है, वास्तविक बात भी है कि आप आज 18 की उम्र में जो हैं, आप 25 की उम्र में ये नहीं रहेंगे, है ना। परिपक्वता आएगी आपके अंदर, आप बेटर हो जाओगे, इससे ज़्यादा समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, तो ये इंसान की बढ़ती रहती है। लेकिन मुझे अब भी ये लगता है कि 18 साल में भी आप इतने ना समझ नहीं हो कि आप किसी की जो बात आपको समझाना चाह रहा है, दिल से अगर कोई समझाना चाह रहा है, आप उस बात को ना समझ सको। तो आपके कमेंट्स देखा होगा तुमने, कई टीचर्स परेशान हो जाते हैं, वो आपकी गलती मानता हूँ मैं उसको, कभी आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरा मानना, मैं ये कहता हूँ कि आप इतने छोटे भी नहीं हो, इतनी उम्र तुम्हारी है कि तुम समझ सकते हो कि हमें, आप छात्र तो कम से कम हो, अनपढ़ थोड़ी हो, 18 के हो और छात्र हो, 12th तो एटलीस्ट करी है ना, नकल से करी है, ज़्यादा मेहनत करके करी है, एवरेज छात्र रहते हुए करी है, किसी भी तरह से करिए। लेकिन कहते हैं ना, नैतिक शिक्षा वो किसी स्कूल से नहीं आती, वो स्कूलिंग से नहीं आती, वो उम्र से नहीं आती। वो कभी कभी आप देखते हो छोटा सा बच्चा बहुत सभ्य हो जाता है, 5 साल का बच्चा सभ्य पाया जाता है, देखा है नहीं देखा है? और कभी कभी आप देखोगे 30 साल का भी है, शराब पी के गली में गालियां देता है। तो उम्र का कोई फैक्टर नहीं। एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा ये जानता है कि ये बदतमीजी है, ये गलत है। तो मैं ये सिखाता हूँ कि आप हमेशा अपनी मर्यादा तय करो, हमेशा। और बहुत अच्छा है वो आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है इस क्लास के लिए, पेड क्लासेस के लिए, वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है ना। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। अब इसके बाद के संगठनों पर आ जाओ, अब आ जाओ आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज क्योंकि इसी समय का संगठन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे भैया? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, क्या बोलोगे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है जी। इनके बचपन का नाम इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ क्यों लिख रहे हो भैया? नरेंद्र नाथ आएंगे, वो स्वामी विवेकानंद है। इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम है इनके का मूल शंकर, मूल शंकर। और संस्थापक हैं आर्य समाज के। आर्य समाज कब फाउंड हुआ था? 1875 में।
1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ? बम्बई। बम्बई एक स्थान था, बम्बई में गिरगांव, बम्बई गिरगांव में। ठीक है, या पहले छोटी जगह का नाम पहले लिखा जाता है, गिरगांव बम्बई लिखें तो ज्यादा उचित है। वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दयानंद सरस्वती बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। और इन्हीं ने नारे दिए, वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों की सत्ता को अपनाओ, वेदों की ओर लौटो, नारा दिया। ये नारा किसने दिया था? और बड़ी अच्छी बुक लिखी, बड़ी चर्चित पुस्तक है, आज तक भी चर्चित पुस्तक है, जिसमें इन्होंने वैदिक सिद्धांत की बात की थी। और वो पुस्तक कौन सी है इनकी? किताब का नाम है इनकी का सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? इन्हीं की है। गुरु कौन थे इनके? दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। बोलो एक बार, स्वामी विरजानंद थे। बहुत अच्छे काम किए इन्होंने भैया। जैसे कहते हैं ना कि वैदिक सत्ता के लिए तो इन्होंने काम किया, जो बाल विवाह थे उसके लिए इन्होंने भी काम किया। आर्य समाज आप देखते हो, आज का जो आर्य समाजी लोग होते हैं उनके नियम कायदे अलग ही होते हैं। इन्होंने क्या किया था दयानंद सरस्वती जी ने? लिखना, बाल विवाह के लिए कार्य किया, बाल विवाह के लिए कार्य किया, बाल विवाह के लिए कार्य किया। और आर्य समाज में उस समय इन्होंने रखी थी उम्र 16 वर्ष और 25 वर्ष, यानी लड़के की उम्र 25 से कम ना हो और लड़की की उम्र 16 से कम ना हो, गर्ल एंड बॉय। ठीक है, कोई दिक्कत? बाल विवाह के लिए कार्य किया। इन्हीं को हम जानते हैं भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं, क्योंकि मार्टिन लूथर एक लंबे संघर्ष के लिए, सामाजिक जो समाज में कमियां हैं ना, इन कमियों को दूर करने के लिए, नस्ल भेद को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। मार्टिन लूथर, जानते हो मार्टिन लूथर किस देश से संबंध रखते हैं? मार्टिन लूथर के लिए आपको होमवर्क देता हूं आज, मार्टिन लूथर के बारे में जानना। मार्टिन लूथर किंग ने क्या क्या किसकी लड़ाई लड़ी है? कोई दिक्कत? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और याद रख लेना, एक आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? 1883 में पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई ने। और जब दयानंद सरस्वती जी आपके, इनका देहांत हो गया था, इनके देहांत के बाद में, इनके देहांत के बाद में, इनके देहांत के बाद में क्या हुआ? आर्य समाज के दो पत्र हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। आर्य समाज से जुड़े पत्र, क्योंकि कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि आपसे पूछ लेगा सुधर्मा पत्र का संबंध किस संस्था से था? सुधर्मा एंड सुभाष पत्र, सुधर्मा एंड सुभाष पत्र। ठीक है, कल फिर इसके बाद आगे चलेंगे भैया। 1875 में ही आपको मैं बताऊंगा। 1875 क्या मतलब? 1875 से 1900 के बीच का ये दौर है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1875 के दौरान ही क्या होगा? आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन होगा ब्लात्वस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। उसमें मैं आपको बताऊंगा एनी बेसेंट कैसे जुड़ती हैं। एनी बेसेंट आएंगी आपकी 1893 में इंडिया, 1898 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ेंगी।
फिर कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद में वो अध्यक्ष बन जाएंगी 1907। फिर वो कांग्रेस से जुड़ेंगी 1917 में और पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। कल ही हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे कि क्योंकि उनका जन्म भी इसी पीरियड में हुआ, 12 जनवरी। बताओ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? और बहुत कम आयु 1902 में एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उनके जन्मदिवस को मानते 12 जनवरी। वर्ष कौन सा है? फटाफट से बताओगे और फिर क्लास को एंड करेंगे और कल यहीं से पढ़ेंगे। बोलो भैया, कौन कौन बच्चा बताएगा जन्म वर्ष कितना है स्वामी विवेकानंद जी का? 12 जनवरी 1881 नहीं, 1863 होगा। 1863 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी आपके सेल्फ नोट्स हैं? हाँ सेल्फ नोट्स ही हैं मेरे। चलो सर जी इसमें से क्वेश्चन आते हैं क्या? बड़ा इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं, पागल हो जाओगे। आसान प्रश्न है सब।